आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूं हिंदुस्तान की सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज बात न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी दरअसल न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होने वाली एनर्जी है। आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। इस तरह न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा की जाने वाली एनर्जी क्लीन एनर्जी की एक उम्दा मिसाल भी है। आज के क्लाइमेट चेंजिंग वाले दौर में न्यूक्लियर एनर्जी का एक बेहतरीन ऑप्शन है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर खास अहमियत दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में पीएमओ में एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक सवाल में अपने रिटन रिप्लाई में कहा है कि कंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए 2027 तक 6000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन की कैपेसिटी को पूरा कर लेने की उम्मीद है। तो क्या है न्यूक्लियर एनर्जी और आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर तब जब हम G20 नेशंस के प्रेसिडेंट नेशन हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस से डॉक्टर आलोक कुमार सिंह झा। ये सवाल मैं तीनों से लेना चाहूंगी, क्या एग्जैक्टली है न्यूक्लियर एनर्जी, कितनी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में हमारे देश के लिए? हम 24/7 इससे बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इसमें थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हमारे हाथ में है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए अभी हमारे पास करीब जैसे कि 22 रिएक्टर हैं, तो उस डायरेक्शन में काफ़ी काम चल रहा है जी। और आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर जैसे एनर्जी तो हम फ्यूजन एंड फ्यूजन दो तरीके से ले सकते हैं। फ्यूजन में हम बड़ा सा जो एटम यूरेनियम को उसको तोड़ते हैं, और फ्यूजन में हम छोटे एलिमेंट को जोड़ते हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है। तो अगर मैं आपको 2 किलोग्राम हाइड्रोजन की बात करूं और अगर मैं 100 वाट का एक बल्ब ले लेता हूं, तो 2 किलोग्राम हाइड्रोजन से मैं 100 वाट का बल्ब हजारों साल चला सकता हूं। आप ये सोचिए, अगर आप रिग्रेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 10 पावर 4 ईयर के आसपास, मतलब हजारों साल का, मतलब एक सिर्फ 2 किलोग्राम हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और जो कि हाइड्रोजन बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे पास सोर्स हाइड्रोजन का बहुत इजीली अवेलेबल है। तो न्यूक्लियर एनर्जी ही हमारा एक सॉल्यूशन है, जो हम बिकॉज ये क्लीन भी है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जीरो इमिशन की तरफ हम मूव करेंगे, और हम G20 के प्रेसिडेंशियल स्टेट भी हैं। तो इन्वायरमेंटल ऐसा इशू है कि ये हमारे घर का इशू नहीं है, ये हमारे पूरे यूनिवर्स का इशू है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे लिए जो G20 समिट में उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरा यूनिवर्स ही हमारा एक फैमिली है। तो हम उस डायरेक्शन में ही हम काम कर रहे हैं और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ही काम कर रहे हैं। और उसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ही एक मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट अभी हमारे पास अवेलेबल है, और हम इस डायरेक्शन में सतत प्रयास कर रहे हैं। और जैसे हमारा अभी आज के डेट में जो यूरेनियम बेस्ड है, बिकॉज वो करीब 1-2% के आसपास है, तो हम थोरियम की तरफ मूव करेंगे। और यूरेनियम में भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 आइसोटोप होते हैं। यूरेनियम का 238 है, 235 है, 234 है। तो आइसोटोप में बेसिकली प्रोटॉन तो 92 है, 92 है, और उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। तो हम यूरेनियम 235 को इनरिच करते हैं। यूरेनियम 238 वाला जो है करीब 99% से ज्यादा है, और 235 वाला 1% से कम है। तो अगर हमारे पास उसको हम इनरिच कर सकते हैं 0.7% से, अगर हम 3-4% के आसपास कर लेते हैं, तो उसको हम इनरिचमेंट करते हैं। उसका भी टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत एडवांस हो चुका है, लेजर वगैरह यूज करते हैं उसको इनरिचमेंट करने के लिए। तो यही हमारे पास एक सोर्स है, हम सस्टेनेबल एनर्जी को हम इसी से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में थोरियम यूरेनियम की मदद से हम लगातार एनर्जी बना सकते हैं, और हमारे पास इजीली अवेलेबल है। डॉक्टर पंकज ने कहा कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है, उतना ही शायद हमारा खर्चा हो सोलर एनर्जी को आगे एडवांस करने में। इंडिया की अगर बात करें, और अगेन G20 की प्रेसिडेंटशिप है, तो इस वक्त हम फोकस में भी हैं। वर्ल्ड के लेवल पर इंडिया इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है, अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी की बात करें और फ्यूचर की बात करें? देखिए, अगर सस्टेनेबल एनर्जी की फ्यूचर की बात करें तो अगर हमारे पास
अगर जो अल्टरनेट जो दूसरे सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसमें अगर हम देखें कि ये पेट्रोलियम और कोल, इनको अगर हम इस्तेमाल ना करें कुछ समय के लिए, कम से कम 20-25 साल के लिए अगर इसको रोक दे, और हम कुछ अल्टरनेट सोर्स के बारे में अगर सोचे, तो उसमें जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, और एक जो है अभी जिसकी चर्चा हो रही है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ही एकमात्र इसका एक अल्टरनेट हमें दिखता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास आज के डेट में जितने जो इसको चलाने में, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए जितने रॉ मिनरल्स की ज़रूरत है, वो हमारे पास अभी भी है कुछ मात्रा में। कई जगह से हमें उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और खनन करके उसको निकाल सकते हैं और उसकी परिशोधन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें शायद उस चीज़ की आयात करनी पड़े, और जिससे कि हमारी एनर्जी की कीमत और बढ़ जाएगी। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो उसमें एनर्जी के साथ साथ हमें आर्थिक चीज़ के बारे में भी सोचना होगा। तो हमें पूरी तरह से जो एनर्जी को, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी पर पूरी तरह से हम डिपेंड ना करके, हमें ऑल्टरनेट दूसरे चीज़ों को भी उसको बढ़ावा देना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी, हमारे यहाँ इतने सनशाइन इतने ज़्यादा है, तो उसकी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूर्य में भी तो वही न्यूक्लियर फ्यूजन से ही एनर्जी पैदा हो रही है, और वो प्रकृति ने हमें दिया, उसको हम लें। लेकिन जिस समय उसकी हमें, जहाँ पर उसकी मतलब हो नहीं सकता, जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कि वो हम वो नहीं कर सकते, जो सोलर एनर्जी के इस्तेमाल, बादल छाए रहते हैं, तो उस जगह, उन जगहों के लिए हमें आवश्यकता है न्यूक्लियर एनर्जी की, जहाँ पर ये सोर्स नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ पर ये सोर्स चल सकता है, जैसे राजस्थान में, तो वहाँ पर काफ़ी जगह हैं, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मिली जुली प्रयास से ही हम इस सतत प्रयास से हम इस चीज़ पर हम जो है सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई को एक रूपरेखा दे सकते हैं। और आने वाले, अगर 2027 की बात करें, 2040 की बात करें, 2070 की बात करें, तो अगर आज से ही इस दिशा में हम प्रयासरत हो जाएं, और हर चीज़ में अगर उस चीज़ को हम एक प्लानिंग के तहत चले, जिससे कि हमारी जो फाइनेंशियल चीज़ें भी चलती रहें और हमारा पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, तो उस प्रयास में हम देखेंगे कि हम विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। हमें इस पे कोई नहीं रोक सकता अगर इस दिशा में हम चलना शुरू करें तो। डॉक्टर पंकज, संकल्प से सिद्धि का जो मोटो है डॉक्टर होमी भाभा का, उसको रिन्यू करने का टाइम आ गया है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी रिसेंटली भी बोला। गवर्नमेंट के एफर्ट्स की अगर बात करें, क्लीन एनर्जी की अगर हम की फोकस की बात करें, तो किस तरह से इस पर काम इस वक्त किया जाना चाहिए? जैसे डॉक्टर प्रोफेसर मुखर्जी ने बताया कि कंबाइंड एफर्ट होगा, एक तरह की एनर्जी, और आपने भी कहा एक शर्ट सबको फिट नहीं आ सकती। जो दूसरे नेशंस कर सकते हैं या कर रहे हैं, उससे कुछ अलग हम कर रहे हैं या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा है, यहाँ पर समुद्र भी है, पहाड़ भी हैं और रेगिस्तान भी है, तो अकेले एक सोर्स से काम नहीं चलेगा, ये तो कंफर्म है। और गवर्नमेंट उस दिशा में बढ़ भी रही है कि सिर्फ सोलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या सिर्फ फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या सिर्फ कोल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कई सारे जो सोर्सेस हैं उनकी मतलब उनको यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट वही है कि आगे आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, आगे आने वाले समय को देखते हुए हमें एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर मानव सभ्यता के विकास की बात करें, तो दो चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजह से सभ्यता बहुत तेजी से विकसित हुई। एक तो था आग का विकास, अग्नि का विकास, अग्नि की खोज बेसिकली, जिससे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। दूसरी बात है पहिए का आविष्कार। एनीवे, तो अग्नि का आविष्कार एक महत्वपूर्ण एक स्टेप था मानव सभ्यता के विकास में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ आपका वेस्टर्न कंट्रीज से। तो इंडस्ट्री जब शुरू हुई, चूंकि एनर्जी डिमांड उसके लिए बढ़ेगी, तो आज वो विकसित देश है। हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री रिवोल्यूशन अगर होना मतलब हो रहा है अभी भी, लेकिन अगर हमारा देश आगे आने वाले समय में विकसित होना चाहता है तो इंडस्ट्रीज भी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो है। तो सारे स्रोतों को ध्यान में रखते हुए हमें
सारे स्रोतों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। संकोच जो है वो जो भी चैलेंजेज हैं, प्रोफेसर मुखर्जी ने शुरू में 2 बातें कही। एक तो ये था कि न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ आप स्टोर करेंगे, वो भी टैकल हो चुका है। दूसरी बात थी कि सेफ्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ। तो अभी जो न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज वाली जो बात है वो ये है कि अगर आप ओपन साइकिल अगर रिएक्टर है आपका, तो जो न्यूक्लियर फिशन में, विखंडन में जो तत्व बनते हैं उनकी जो लाइफ है वो लगभग 2 लाख साल के आसपास होती है। अब 2 लाख साल तक तो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नहीं छोड़ सकते आप, लेकिन अगर आप उसको क्लोज साइकिल में यूज करेंगे, जो भी वेस्ट है उसको फिर से यूज करेंगे। इंडिया वही कर रहा है। इंडिया डज नॉट इंडिया बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। करता भी है तो उसकी लाइफ जो है लगभग 300 साल के आसपास है। तो 300 साल आराम से किसी भी न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जा सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूट की लाइफ लगभग 300 साल के आसपास होती है। तो इंस्टीट्यूट के प्रोटेक्शन में आप उसको रख सकते हैं, जो किया जा सकता है। तो संकोच भी खत्म हो गए। अभी रिसर्च इस तरह की हो रही है कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उनको एक स्विच की तरह बना सकते हैं आप स्विच ऑन करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर चलेगा। जैसे जो कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये कंट्रोल्ड वे में भी हम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एडीएसएस, एक्सेलरेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल सिस्टम। इसमें एक्सेलरेटर जो त्वरक होते हैं उनकी भूमिका रहेगी। त्वरक से प्रोटॉन निकलेंगे, प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन बनाएंगे एक रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद, और वो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियर ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे यूरेनियम के साथ या थोरियम के साथ या प्लूटोनियम के साथ। तो अगर आपने एक्सेलरेटर बंद कर दिया, प्रोटॉन प्रोडक्शन बंद हो गया, न्यूट्रॉन प्रोडक्शन बंद हो गया, एकदम सेफ है, एकदम सेफ। तो सेफ्टी इशू भी खत्म है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भ्रम की स्थिति में रहने की बजाय वैज्ञानिक सोच के आधार पर गवर्नमेंट तो बढ़ी रही है। गवर्नमेंट अपने उनके प्लान है कि आगे आने वाले समय में जगह जगह न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। तो आम जन को भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के हिसाब से, बिल्कुल हम किसी के कहे में नहीं जाएंगे, वैज्ञानिक सोच के आधार पर अगर चलेंगे देश को एक दिन विकसित बना सकते हैं। किस तरह की एनर्जी की हम बात करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी तक भी पहुंचाना जरूरी है। जैसे सोलर एनर्जी एक कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोलर कुकर लोग सालों से यूज कर रहे हैं, तो एक आम आदमी तक ये इस एनर्जी की जो नॉलेज है वो पहुंची हुई है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारी जो है अनआंसर्ड चीजें हैं जो वो नहीं समझ पाते। कितना इंपॉर्टेंट है कि आम आदमी तक भी जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है और उसके कंट्रोल्ड रिस्क्स जो हैं वो पहुंचे। जो कोई भी अगर इस तरह का रिसर्च होता है तो बहुत फुल प्रूफ और साइंटिफिक होता है, जैसे डॉक्टर पंकज ने कहा। इसमें कई साल काफी स्टेज से गुजरने के बाद ही किसी चीज को हम फाइनल स्टेज में कहते हैं कि ओके कि हम अब रेडी हैं। तो इसमें ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं है। और कुछ जो विकसित देश हैं वो तो कोशिश करते ही हैं कि विकासशील देश को थोड़ा टाइम लगे, स्ट्रगल करे, तो वो भी एक इशू, इंटरनेशनल इशू होता है। तो लेकिन हम इस दिशा में कार्यरत हैं। आप अगर एक फॉर एग्जांपल आप देखना चाहेंगे तो जब कोरोना वायरस का वैक्सीन बना था तो ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई थी। आप देखिए कि आज के डेट में उस वैक्सीन की वजह से हम कितने सेफ हैं। सिमिलरली जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का है, तो ये एक्चुअली इतना अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है कि हम अपना सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हैं इससे, और सस्टेनेबल है। और एनर्जी पर कैपिटा हम काफी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो वेस्टेज का है उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें ये सारा फुल प्रूफ काम होता है, बिल्कुल साइंटिफिक काम होता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर मुखर्जी, बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मैंने बोला ना सिर्फ आम आदमी के मन में, लेकिन जैसे डॉक्टर आलोक बता रहे हैं कि जब कोई प्रगतिशील देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके लिए आसान नहीं होता है। इंडिया भी कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कौन से वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें, क्योंकि अगेन G20 की प्रेसिडेंटशिप एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है इस वक्त, उसके मद्देनजर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं न्यूक्लियर एनर्जी के आसपास जिनका जवाब देना इस वक्त या जवाब पाना इस वक्त जरूरी है? देखिए, भारतवर्ष जो है एक योग्य देश है जिसको कि G20 के शीर्ष पर होना चाहिए, बिल्कुल सही जगह पर
हम लोग बैठे हैं। जी। सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि जो यूरोप या अमेरिका और जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो हमेशा इस चीज़ का प्रयास करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपना ये प्रोडक्शन रोक दे, इस चीज़ पर रोक टोक करे, वो अपना जो है वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर विचार करें तो हम ये देख पाते हैं कि हमारी देश में की जनसंख्या काफ़ी है और पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन आज भी हमारा मॉडरेशन में है। हम चाइना से भी कम है, हम अमेरिका से भी कम है, हम यूरोपियन कंट्रीज से भी कम है। तो अगर आज के डेट में अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ नहीं करते हुए अगर हम पर कैपिटा एनर्जी जनरेशन में अगर हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एक मॉडरेशन में कर रहे हैं, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं और वो भी जो थोड़ा बहुत करते रहें जो दूसरे ऑल्टरनेट एनर्जी, तो मुझे ये लगता है कि हम एक सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देश के श्रेणी में आ जाएंगे जो कि ग्रीन हाउस गैस की जो उत्सर्जन में सबसे नीचे पायदान पर चली जाएगी। जैसे भूटान है, भूटान को अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो सबसे नीचे है क्योंकि उस देश में बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है। लेकिन हमारे देश में तो प्रोडक्शन भी होना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सिर्फ जो है हमारे पर्यटन से तो हमारा देश चलता नहीं है भूटान की तरह और दूसरे देश की तरह। तो हमें हर चीज़ को एक सामंजस्य स्थापित करके चलना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ है, जहाँ जहाँ पर ये इसके संयंत्र को लगाया जाए, अभी तक जितने जगह पर लगे हैं वो बिल्कुल सटीक जगह पर लगे हैं। जैसे नरोरा को अगर आप देख लें तो वहाँ पर जहाँ पर ये संयंत्र लगे हैं तो वहाँ पर आप देखें कि फ्लड प्लेन है, तो उसके जो उत्तरी जो उसकी पूर्वी दिशा में फ्लड ज़्यादा आती है, लेकिन नरोरा जहाँ जिस छोर पर है नदी के तो वहाँ पर फ्लड कम आते हैं। तो इसी तरह की जगहों का चयन बहुत उचित होना चाहिए। दूसरा, हमारे देश में एक भूकंप के भी कई जोन्स हैं, तो अगर भविष्य में जितने भी इस तरह के संयंत्र लगाए जाए वहाँ एक टेक्टोनिक स्टडी के आधार पर, एक भूवर्तनिकी और भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर ही उस जगह का चयन होना चाहिए। तब हम इस दिशा में एक तरह से ये कहा जाए कि विश्व के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग कई चीज़ों में विश्व के शीर्ष पर हैं, सोच में विश्व के शीर्ष पर हैं, लेकिन सोच को हमें एक आकार देनी है और वो देने में हम सफल हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मुखर्जी की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पंकज, हम पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पे टिकी हुई हैं और एनर्जी एक और ऐसा मसला है जिस पे और बहुत ही अच्छी बात बताई आम जनता की जानकारी के लिए कि ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं हमारे बहुत ही मॉडरेट हैं। तो गवर्नमेंट की किस तरह से अब इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए, क्योंकि फोकस पूरा है, प्रण पूरा है और हम दुनिया को ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम करके दिखाएंगे। क्या होने चाहिए नेक्स्ट स्टेप्स? G20 का प्रेसिडेंसी तो एक बात है ही। आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल से कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया का नाम आता है कि शायद ये इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कर सकते हैं। जी बेशक। तो अब इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस जो मुकाम हमने पिछले 8-9 साल में जो हासिल किया है इसको हमें बचा के भी रखना है। इसको मतलब इस तरह का रहना है। अभी कल परसों ही एक यूएस का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि भारत यूएस का एलाई नहीं रहेगा बट एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हिसाब से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। अब सर का एक महत्वपूर्ण सुझाव था कि जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर की जो जगह है उसको चयन किया जाए, उसका जियो टेक्टोनिक सर्वे सबसे पहले होना चाहिए। तो जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे कि जापान में फुकुशिमा का रहा या चेरनोबिल का रहा, उन सारे एक्सीडेंट से सबक लेते हुए हमें सारे जो साइंस की विधाएं हैं, भूवैज्ञानिक, फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सबको मिलकर आगे आकर इन रिएक्टर्स को एक ऐसी मतलब फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई भी खतरे वाली बात ना हो। जी। अब मैं एक और बात कहना चाहूँगा, एनर्जी तो देता ही है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के और भी बहुत सारे यूटिलाइजेशन है। लोग कहते हैं कि रेडिएशन से कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन रेडिएशन यूज करके कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है। तो हमारे देश के कई संस्थान है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है VARC मुंबई में। तो एनर्जी को, ये एटॉमिक एनर्जी को यूज करते हुए क्या क्या
रिसर्च हो सकती हैं, उन सब में लगा हुआ है, और भी संस्थान है। आपको शायद पता हो कि एक हमारी जो इंडिया में जैसे वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी। और वेजिटेरियन को प्रोटीन देने के लिए दालों का यूज बहुत ज़्यादा होता है जी। और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दालों की वैरायटी को बनाने में है और दालों के म्यूटेशन करने में इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। बेसिकली बहुत सारी दाल की वैरायटी ऐसी हैं, सक्सेस स्टोरी आई वुड से दिस, सक्सेस स्टोरी ये है कि बहुत सारी दाल की वैरायटी ऐसी हैं जो कि ट्रॉम में स्थित एक रिएक्टर है, उसमें ये इनका म्यूटेशन किया गया है और एकदम सेफ है। बहुत सारी दाल की वैरायटी हैं जिनका टी जो भी टी से शुरू होती है, टी मतलब ट्रॉम में, टी फिर इंस्टीट्यूट का नाम फिर नंबर, तो एनर्जी तो दे ही रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर आपको, साथ साथ आपके ये जो अभी जैसे कि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट में, हेल्थ में काम आ रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम में आ रहा है जी। न्यूट्रॉन जो रेडिएशन यूज करके आप सारे बैक्टीरियाज वायरसेस जो में उनको मार सकते हैं। ऊपर से फिर आपके ये जो म्यूटेशन करके आप डिफरेंट सीड्स हैं उनकी वैरायटीज को अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी में यूज करो, साइड में और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज करो। बिल्कुल। तो इन सब पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है और करना चाहिए, और मुझे लगता है कि और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि एक जो भय का वातावरण है आम जन में जो कि क्रिएट किया गया है, उस चीज को आप एक जो ह्यूमन फेस है, जो कि आपकी ट्रीटमेंट में अगर न्यूक्लियर रिएक्टर यूज हो रहा है या फिर जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है स्लज वगैरह के लिए रिमूव करने के लिए, इन सब चीजों का भी हमें खूब प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से करना चाहिए। डीडी दूरदर्शन भी इसी प्रयास के तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जितनी भी हमारी अकेडमीज हैं, साइंस अकेडमीज में अकेडमीज है, इंसा है, नासी है, IAS है या फिर इनियास है, इन सबको मिलकर आम जनमानस में भी इन चीज़ों को आगे प्रोपगेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और हमारे जो NGOs हैं कुछ जो कि साइंटिफिक नॉलेज को आम जनमानस में बढ़ाते हैं, उन सबको भी प्रोत्साहन भारत सरकार को देना चाहिए, जो कि आम जनमानस तक इन बातों को पहुंचाए और इस भय के वातावरण को खत्म करे। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प बात डॉक्टर पंकज ने बोली। डॉक्टर आलोक, ये आपसे जानना चाहूंगी कि ईज ऑफ लिविंग फॉर कॉमन मैन, ये गवर्नमेंट का एजेंडा बार बार रहता है, हर चीज़ पे रहता है। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भी है कि किस तरह से इसको आम जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो आम आदमी है हर जगह का, चाहे शहर हो चाहे गांव, उन तक ये एनर्जी पहुंचे। तो आपके हिसाब से अभी इमीडिएट स्टेप्स जो रहेंगे इंटरनली, ग्लोबली तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत योगदान है हमारा, लेकिन इंटरनली इस दिशा में किस तरह के स्टेप्स होने चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 1950 में डॉक्टर भाभा ने देखा था सपना, हम उस काफ़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं उस डायरेक्शन में, और जो हमारा एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उस डायरेक्शन में हम बहुत सुदृढ़ता से काम कर रहे हैं। और बेसिकली अगर आप एनर्जी जैसे न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगा हमारा, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, तो ऑफ कोर्स जो हमारा जो कॉस्ट है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ये जनमानस तक मान लीजिए बिजली का बिल कम आता है, तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी का ये इमीडिएट हमारा फायदा होने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखिए, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स तो देखना ही पड़ता है, क्योंकि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस डायरेक्शन में। और दूसरा ये है कि सस्टेनेबल के लिए जो हमारे पास जो रिएक्टर्स हैं वो बिल्कुल अप टू डेट काम करें, फुल प्रूफ काम करें, उस डायरेक्शन में हमेशा सतत प्रयास चलता रहता है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम उससे पूरा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यही, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कहीं भी अगर आप कोई नया रिएक्टर लगाते हैं तो बहुत सारा सर्वे करते हैं, या फिर कोई रिएक्टर जैसे रसिया का इन्होंने बताया कि वहां पर एक्सीडेंट हो गया था, वो जो रिएक्टर में डिजाइन में फ्लॉ था या कुछ ह्यूमन एरर था, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल आज के डेट में तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कोई भी प्रोसेस पूरा करने से पहले काफी स्टेजेस से गुजरते हैं। तो
सरकार को भी यही चाहिए कि जैसे कि जनमानस में जागरूकता का अभियान हो, जगह जगह ये एक तरह से हम ये बात को फैलाएं कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, क्लीन सोर्स है। सबसे तो उम्मीद ये बड़ी बात है कि ये क्लीन सोर्स है। हम जीरो इकोनॉमी की तरफ बात करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है नहीं उत्सर्जन करेंगे, लेकिन हम उस डायरेक्शन में काफी न्यूक्लियर एनर्जी से हम एक क्लीन सोर्स की तरफ हम मूव कर सकते हैं। डॉक्टर आलोक, डॉक्टर पंकज और प्रोफेसर मुखर्जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।